ठीक है। तो ये जो मॉडर्न इंडिया वाले क्वेश्चंस थे, आइए कुछ प्रश्न हम लोग लगा लेते हैं। और लगभग 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। इस दिशा में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, हाँ जी, आंसर करना शुरू करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए कटक उड़ीसा, बिल्कुल सही बात है, आंसर है कटक। तो यहाँ तक तो सामान्य चीज़ें, इसके बाद हमारा यह कि मेरा काम शुरू होता है। ये जो डिटेलिंग से, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक, इसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1919 में, और 1920 में ये भारतीय सिविल सेवा ICS के लिए सिलेक्ट हो गए। ध्यान दीजिएगा, ICS में सिलेक्टेड थे आप ही की तरह। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके ठीक अगले साल 1939 में इन्होंने त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में है, जबलपुर की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की, और यहाँ पर उनका सामना सीधा गांधी जी से था। ठीक है। 1939 में जब गांधी जी का प्रेशर, या फिर कहें कि गांधी समर्थक नेताओं का प्रेशर ज़्यादा रहा, तब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद ये अफ़गानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे, और वहाँ पर 1943 में आनंद मोहन बोस या रासबिहारी बोस के लीजिए, रासबिहारी बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ध्यान दीजिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि उसकी कमान संभाली गई थी। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसी बातें हैं। जर्मनी में वो हिटलर से मिले थे और नेताजी ने उन्हें कहा था फ्यूरर, और उधर से हिटलर ने उन्हें कहा था नेताजी। जो भी हो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए, और प्रश्न बनता भी है यहाँ से। ठीक, 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? इनको क्रमबद्ध रूप से जमाना पड़ेगा, अर्थात पहले कौन सी घटना हुई है, फिर कौन सी हुई है, 1 2 3 4। एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया है इसमें, कोई बात नहीं। की प्रमुख घटनाएं, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं जी, 1945 की, वर्ष 1945 में कौन कौन सी घटना हुई है? ठीक है, एक आंसर और है, डी है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। 1945 की घटनाओं को हम यूँ देख लेते हैं। आंसर सी ही 1 2 और 4। देखिए, वेवेल प्लान कब का था? ये तारीखें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 1940 से लेकर 1947 के बीच जो घटनाएं थी, उनकी तारीखों को लेकर MPPSC पॉजिटिव है, या यूँ कहें कि जो एग्जामिनर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। UP PCS हो, यहाँ तक कि IAS में भी इस तरह के प्रश्न फ्रेम काफ़ी हुए हैं। तो आप लोग बाकायदा 1940, खासकर 1935 का अधिनियम, 1937 में चुनाव, फिर विभिन्न प्रांतों में कांग्रेसी सरकारों का गठन, उसके बाद में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की एंट्री 1939, उसके बाद के जो घटनाक्रम है उसको लिख लीजिए। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, 1935 से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध रूप से तारीखवार लिखिए, तारीख के सहित लिखिए। चलिए, वेवेल प्लान की तारीख 14 जून 1945। ठीक, वेवेल प्लान की जो तारीख है वो है 14 जून 1945 की। शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 की दूसरी घटना है, जो कि 1945 की है। इसके बाद में नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो 18 से 23 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ था वो इस तारीख के है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945। तो आपको 3 घटनाएं हैं जो कि एकदम तरीके से याद होनी चाहिए। INA मुकदमा नवंबर 45, इसके बाद नौसेना विद्रोह ये 46 का है, फरवरी 1946। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये वेवेल प्लान है 14 जून 1945। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के बाद में किस प्रांत में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई? ये 4 ऑप्शन है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी बिहार। 1946 के चुनाव के बाद में बंगाल में सरकार बनाई, सही है। ऑप्शन आपका बंगाल है, ठीक है, बंगाल प्रांत भी है। बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में, ध्यान दीजिए, कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने गठबंधन से 1946 के चुनाव के बाद में सत्ता संभाली। इसके बाद में आप देखेंगे मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, कृषक प्रजा पार्टी अलग हुई और 14 अगस्त 1947 तक ये सत्ता में रहे। और इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे HS सुहरावर्दी, और इन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान में जाने का निर्णय किया गया बंगाल में। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की भाषा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर,
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ना वो पूछ रहे हैं भारतीय, ना पूछ रहे हैं ब्रिटिश, है ना। आंसर बस बहुत सिंपल सा है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और उसमें भारतीय नहीं लिखा होता तो आंसर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो क्वेश्चन है जो आते हैं यहाँ पर इसी तरह की गलतियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं, ये आप सभी जानते हैं, लुईस माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है हमारे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। प्रश्न वही है कि स्वतंत्र भारत के या भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो सी राजगोपालाचारी है। भाषा पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इसी तरह से कंफ्यूज करते हैं आपको। अगला प्रश्न है, भारत व इंग्लैंड में एक साथ कब इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का आयोजन किया गया? पहली बार कब ऐसा हुआ कि जब भारत में और इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस एग्जामिनेशंस हुई है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है आपका 1922। देखिए मैं आपको बता दूं, 1919 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ाते समय मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात भी हुई थी और उसके बाद में लोक सेवा आयोग गठित भी हुआ, ठीक। जैसे कि कुछ डिटेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके काम की है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने आपको बताया था कि प्रश्नों की जगह उनकी जो डिटेल्स हैं यही महत्वपूर्ण है। प्रश्न और आंसर तो हर जगह मिल रहे हैं, पर ये जो चीज़ें हैं जो साथ में जुड़ी हुई है आपके काफ़ी काम की है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन 1922 में हुआ। 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान था कि एक लोक सेवा आयोग बनेगा और 1926 में ये काम हुआ। इसके बाद में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रावधान किया गया कि संघीय लोक सेवा आयोग बनेगा, ठीक। तो वो हुआ क्या है कि पहले वाले जो लोक सेवा आयोग के को 1935 के अंतर्गत जो संघीय लोक सेवा आयोग बना उसके अंतर्गत मर्ज किया गया था और भारत में 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने स्वतंत्र होकर परीक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिया था। 1950 जब संविधान लागू हो गया और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, तब इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी, जो कि 5 अप्रैल 2022 को ही बने हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कल ही बदले हैं, वो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब वो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेगी। तो 5 अप्रैल 2022 ये पेपर अभी अपडेट हुआ है, जिसे ये हिस्ट्री का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। ये मॉडर्न इंडिया का पेपर है और मैं आपको डॉक्टर मनोज सोनी का नाम बता रहा हूँ। ये महत्व रखता है बेटा, जब आपकी तैयारी है तो वो क्रिकेट की भाषा में काम कहें या बात कहें तो वो 360 डिग्री आपकी तैयारी जो है वो इसी तरह से होनी चाहिए कि जब बात हो रही है तो आप उसको वर्तमान तक खींच ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? हाँ जी, आइए। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना उसके पीछे कौन सी रिपोर्ट थी? सबसे पहली बात तो क्रिप्स मिशन बेटा 1942 का है, 1935 का नहीं, उसकी रिपोर्ट तो बहुत बाद में आनी है। दूसरी बात है जो समझने योग्य है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था कि भारत में संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 10 साल बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, परंतु ये आयोग 1927 में गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये जो आयोग गठित किया गया, इस आयोग, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन के गठन के पश्चात साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, अच्छा उससे पहले साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, ठीक है, जब विरोध हो रहा था तो उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि आप लोग एक काम करें, आपको इस ऐसा संविधान बनाए जिसको लेकर सभी लोग एक सहमत हो जाएं तो हम उसको मान्यता दे देंगे, हम साइमन कमीशन जैसी कोई बात नहीं करते। साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ तो लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी। जब भारतीय नेताओं को ये चुनौती मिली तो एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सर्वदलीय सम्मेलन में एक समिति गठित की गई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू को सौंपी गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई जिसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट
के बारे में ये था कि भैया सभी लोग स्वीकार करेंगे, परंतु जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आई तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भैया हम इससे पूरी तरह सहमत नहीं है और ये मेरी 14 मांगे हैं, जिसको 14 सूत्री मांगे कहा गया, और यहाँ पर मामला हो गया ख़राब। ठीक है, अब जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इस पर चर्चा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय नेताओं को लंदन आमंत्रित किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, गोलमेज सम्मेलन के लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सहभागिता नहीं की थी। ऐसी स्थिति में गांधी तथा इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, और उसके प्रावधानों के अंतर्गत कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता करनी थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए और वहीं पर उन्होंने सहभागिता की। इसी बीच में वहाँ पर मामला बना नहीं, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कोशिश की थी कि वहाँ पर दलितों के लिए भी पृथक सांप्रदायिक क्षेत्र की मांग कर ली जाए, और ये हुआ भी सही। बाद में मैकडोनल्ड अवार्ड आया, जिसके विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। ये सब आपको पता ही है। इसी तरह से तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना है। उससे पहले एक श्वेत पत्र जारी किया था ब्रिटिश सरकार ने, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर जो साइमन कमीशन है वो बेस में है किसके, 1935 के भारत शासन अधिनियम के। हो पाएगा आप लोगों से, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, चलिए एक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कुछ समय काल दे रखा है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो तारीख है वो 1767 से 1769 बताई गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 बताई गई है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 है, और द्वितीय सिख युद्ध 1845 से 1846। हाँ जी, कौन कौन से सम्मिलित है, कौन कौन से सम्मिलित नहीं है, बस यही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों का दक्षिण भारत में विस्तार की नीति थी। वे चाह रहे थे कि जिस प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में द्वि शासन प्रणाली स्थापित की, उसी तरह की प्रणाली दक्षिण भारत में भी स्थापित हो जाए। ठीक, युद्ध शुरू हुआ और 1782 में सालबाई की संधि, जो कि अंग्रेज तथा महाजी सिंधिया के बीच हुई थी, उसी के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1792 मैसूर को लेकर हुआ, और इस समय ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि अब मैसूर राज्य को समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेजों ने मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध युद्ध किया और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर एक ब्रिटिश सेनापति मिडोज, उसका नाम आता है। मिडोज ने टीपू सुल्तान को पराजित किया और 1792 में अंग्रेजों तथा टीपू के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के माध्यम से टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा ब्रिटिश को देना पड़ा। साथ ही युद्ध हट जाने के रूप में एक बड़ी धनराशि, जिसको बोलते हैं हम 3 करोड़ रुपए, अंग्रेजों को देनी थी। इसके बदले में टीपू सुल्तान को एज अ सिक्योरिटी अपने 2 बच्चों को अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की जब हम बात करें तो ये 1824 से 1826 के बीच में है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ठीक है, द्वितीय के बाद तो मामला ही बदल गया था। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ये ध्यान दीजिए, पूछा जाता है। और ये उद्देश्य क्या था, जिस तरह से भारत में ब्रिटिश विस्तार हो रहा था उसी तरह से ब्रिटिश बर्मा में भी विस्तार चाह रहे थे। ठीक, 1825 में मामला पहुंचा और 1826 तक संधि की बात हो गई, और 1826 में बर्मा अंग्रेजों के अधीन आ गया और बर्मा का शासन भारत से ही चलाया जाने लगा। अर्थात भारत का जो गवर्नर जनरल है वही बर्मा को भी हेड कर रहा था। ये प्रक्रिया चलती रही 1935 के अधिनियम तक। 1935 के अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, 1826 से लेकर 1935 तक बर्मा का शासन हमारे देश ही चल रहा था। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो है 1848 से 1849। ये डलहौजी का टाइम पीरियड है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 था, दूसरा 48 से 49।
ठीक, तात्कालिक जो कारण था जो पूछा जाता है वो है मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध। युद्ध हुआ, आखिरी में पराजित किए गए और इसी तरह से कार्यक्रम बढ़ा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह की बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन समाजवादी विचारक है जिसने 1933 में कहा था कि वह ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता है? ये स्टेटमेंट किसका है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए 1933 का जो समय है वो भारत में, एक्चुअली 1930 के बाद भारत में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर समाजवाद की लहर चल रही थी, है ना, क्योंकि 1919 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा रहा था और 1930 के बाद में रूस लगातार विस्तार कर रहा था, काफ़ी शक्तिशाली बन रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सेकेंड लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा, वो बात अलग थी, परंतु इस समय भी रूस की जो प्रगति थी वो दिखाई दे रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू का सीधा स्पष्ट विचार था कि जैसे ही हमारा शासन आएगा तो हम देसी राज्यों, जमींदारों, इन सबको उखाड़ फेंकेंगे। ये मूल विचार था जवाहरलाल नेहरू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे? हाँ जी, 1940 से 1950 के बीच की ये घटना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे बंगाल के इतिहास में सबसे भीषण अकाल माना जाता है। 1760 में इससे पहले जो अकाल पड़ा था रॉबर्ट क्लाइव के समय, रॉबर्ट क्लाइव की घटना के बाद में बंगाल में, उससे भी ज़्यादा खतरनाक अकाल था ये और उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। फैक्चुअल प्रश्न है, आंसर है 1943। 1943 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है, और लगभग 15 लाख से लेकर 40 लाख तक जनसंख्या भूख से मर गई थी इस समय। बड़ी खतरनाक स्थिति थी। चलिए आइए, आंदोलन दे रखे हैं और उनका वर्ष, टाइम पीरियड आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। जैसे बारदोली सत्याग्रह, वर्ष की जगह नेतृत्वकर्ता होना चाहिए यहाँ पर, आंदोलन हो नेतृत्वकर्ता। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन। जैसे कि बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही गांधी जी है, कूका आंदोलन राम सिंह कूका, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और अगर ये कंटिन्यू करें तो ए का हो जाएगा फोर्थ, तो ये गया, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, पता ही आप लोगों को, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए महात्मा गांधी, कूका आंदोलन से राम सिंह कूका और लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी। चलिए, पहले घटना कौन सी घटी है, बाद में कौन सी घटी, इसी पर ये प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का, सीआर फॉर्मूला मार्च 1944 और वेवेल योजना 1945। ठीक, तो आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वही क्रम जमाना है हमें जिस क्रम पर अभी हमने बात की थी, एक बार फिर से। वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना और सी राजगोपालाचारी योजना। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 का है, वेवेल प्लान जो है 1945 में आया है, कैबिनेट मिशन प्लान 1947 का है और माउंटबेटन जो है वो है 1947। बिशप डेसमंड टूटू का संबंध निम्नलिखित में से किस देश पर है? बिशप डेसमंड टूटू का संबंध, हाँ जी, अभी ये करंट अफेयर्स पे भी चर्चा में रहे हैं टूटू महोदय, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। फरवरी या अप्रैल माह में ही है शायद डेसमंड टूटू का नाम, ठीक है। एक्चुअली बिशप डेसमंड टूटू का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी चर्चा में रहे व्यक्ति, दक्षिण अफ्रीका के ही हैं। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत पादरी हैं। 1980 के दशक में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन चलाया था
84 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। और डेसमंड टूटू को भारत सरकार ने 2005 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। और अभी 26 दिसंबर 1921 को इनकी मृत्यु हुई है, डेसमंड टूटू की। मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको, ये है डेसमंड टूटू जी। ठीक है, हिस्ट्री को एस्थेटिक पार्ट में इनको पूछा गया है और मज़ेदार बात है कि ये करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये डेसमंड टूटू जो है ये आपके एग्ज़ाम में बैठे हुए लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो जो भी बच्चे बैठे हैं भी क्लास ले रहे हैं वो इस एक लाइन को, हो सकता है कि आज की पूरी क्लास में से एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में वहाँ लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, ये बहुत छोटे संयोग होते हैं कभी कभी जो इस तरह के बनते हैं। अच्छा, इनमें भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि डेसमंड टूटू को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1984 में। भारत सरकार ने इन्हें कब अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया? ये भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि फ्रेमिंग में आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रश्न और उत्तर आपको हर जगह मिल जाएंगे बेटा, परंतु जब ये जो कार्य है, जब आप ये अपनी तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें, तो इस तरह से जब अपनी पढ़ाई को आप फोकस करेंगे कि जिसमें चीज़ें आपस में कोरिलेट होती जाती है और उनके बारे में आप इस तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो काम हो जाता है। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ जी, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ जी, आंसर सही पता है आपको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी महोदय, अ मेकिंग ऑफ अ नेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। चलिए आइए फिर से एक प्रश्न देखें। पुस्तक है और उनके लेखक हैं। पुस्तक के नाम नेशन इन मेकिंग, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, अ नेशन इन मेकिंग, एस.एन. बनर्जी। तो सी का हो गया है फर्स्ट, सी का हो गया है फर्स्ट, आंसर आ गया। गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, और दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट। ठीक, आंसर तो पता ही है आपको, आंसर है सी। चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद की, टेररिस्ट है दिलीप मुखर्जी की, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। चलिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, विपिन चंद्र, ये पुस्तक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, विपिन चंद्रा। ये विपिन चंद्रा वही है जिनकी पुस्तकें आप लोग पढ़ते हो, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिससे आईएएस प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन बनता है। विपिन चंद्रा है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से पुस्तकें दे रखे हैं और उनके लेखक हैं। हमें क्या करना है, पुस्तक और लेखकों को मिलाना है आपस में। मुल्क राज आनंद, नीरज सी चौधरी, आर.के. नारायण और वी.एस. नायपाल, 4 राइटर हैं आपके पास। और पुस्तक हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, कन्फेशंस ऑफ अ लवर और द इंग्लिश टीचर। ये 4 बुक हैं जिनके बारे में आपको चर्चा करनी है। चलिए एक एक पुस्तक लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जो पुस्तक है ये नीरज सी चौधरी की है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये पुस्तक है नीरज सी चौधरी की, ठीक है। इसके बाद में अगली पुस्तक इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, ये पुस्तक है वी.एस. नायपाल की, वी.एस. नायपाल, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, ठीक है भैया, ये हो गया। इसके बाद में कन्फेशंस ऑफ अ लवर, मुल्क राज आनंद, ये नहीं मिला मुझे। और द इंग्लिश टीचर, ये पुस्तक है आर.के. नारायण की, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक है आर.के. नारायण। अगर आपने वो सुना हो मालगुडी डेज, देखा होगा वैसे, अगर नहीं देखा हो तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना मालगुडी डेज। और उस पर स्वामी नामक एक कैरेक्टर, एक बच्चे का नाम है स्वामी, इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आर.के. नारायण बहुत फेमस राइटर है। चलिए
एक प्रश्न जो पूछा गया था हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज, देखिए पुस्तक तो ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर पूछ लिया गया है, ये आया हुआ प्रश्न है। हाँ जी, जादू मंत्री हमारे हैं हैरी पॉटर में, दिख रहा कॉर्नेलियस फज मिनिस्टर था। हाँ जी, ये बैठे सामने आपके कॉर्नेलियस फज जादू मंत्री। ठीक, कौन सा उपन्यास शरद चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? हाँ जी, शरद चंद्र, चरित्रहीन, रंगभूमि, श्रीकांत और शेष प्रश्न। रंगभूमि के बारे में आप जानते हैं कि ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था रंगभूमि, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है वो है गोदान। कौन सी है? गोदान। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है? हलवा प्रश्न है ये, एकदम हलवा। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान है जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि जो कुंभ मेला का आयोजन है उसकी शुरुआत हर्षवर्धन के समय से हुई थी। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।